अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन सा है, सिर्फ पावरफुल ही नहीं, एक ऐसा देश जो कि दुनिया का सबसे अमीर देश है, जिसकी करेंसी ग्लोबली डोमिनेट करती है, इसके पास पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है और एडवांस से एडवांस वेपन्स हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, तो कौन से देश का नाम आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले आया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे पावरफुल देश, पूरी दुनिया की 37% मिलिट्री स्पेंडिंग और 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस के साथ यूएसए एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम का लीडर बन चुका है। लेकिन कैसे? तो अमेरिका की इस पोजीशन को समझने के लिए और क्यों अमेरिका पॉलिटिक्स में इतना स्टेबल है, ये समझने के लिए हमें उसके फाउंडिंग टाइम में जाना पड़ेगा, जब अमेरिका वर्ल्ड लीडर तो बिल्कुल भी नहीं था। साल 1492 की बात है। इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबियस ने नॉर्थ अमेरिका के कुछ आइलैंड्स की डिस्कवरी की, जिसके बाद यूरोपियंस को अमेरिका के बारे में पता चला और यहां से शुरुआत हुई अमेरिका के कॉलोनाइजेशन की। शुरुआत में 3 मेन पावर्स थी, ब्रिटिश, फ्रांस और स्पेन, जिन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया था। और उस वक्त अमेरिका में रेड इंडियंस रहा करते थे, जो कि यहाँ के नेटिव पीपल थे। लेकिन आने वाले कुछ सालों में यहाँ के नेटिव पीपल्स की पॉपुलेशन 80 to 90% कम हो गई थी। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो यूरोपियंस अपने साथ बीमारियां लेकर आए थे, उनसे लड़ने की इम्यूनिटी उनके अंदर नहीं थी। और फिर इसके कई सालों बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के कुछ रिवॉल्यूशनरीज ने अपने देश को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया ब्रिटिश राज से। और फिर यहां से जन्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यह कहानी इतनी बड़ी है कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है, पर इस वीडियो में जितना बताया इतना भी समझने के लिए काफी था। लेकिन अब आते हैं 1850 के बाद, क्योंकि इसी टाइम के दौरान अमेरिका बड़ा होना शुरू हुआ था। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेन दुनिया के कई बड़े देशों पर कब्जा करके बैठे हुए थे। उस वक्त इंडिया भी ब्रिटिश राज के अंडर आता था। तो उस वक्त तक अमेरिका एक आजाद देश बन चुका था जहां डेमोक्रेसी थी। तो ऐसे में जो यूएसए के आसपास के बड़े बड़े स्टेट्स थे, उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो इन देशों की कॉलोनी बन जाएं या फिर यूएसए के साथ मिलकर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा बन जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई दूसरा ऑप्शन ही चूज करेगा, किसी को क्यों ही दूसरों की गुलामी करनी। और फिर ऐसे ही एक एक करके कई बड़े बड़े देश अमेरिका के साथ जुड़ते रहे, अपने अपने रीजंस की वजह से वो अमेरिका के साथ जुड़ रहे थे, जिसके बाद अमेरिका बड़ा और ज्यादा बड़ा होता चला गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका एक भोला भाला देश था कि वो दूसरों की मदद करने के लिए बाकी देशों को अपने में जोड़ रहा था। नहीं, वो भी कहीं ना कहीं चाहता था कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करता जाए और अपने आप को पावरफुल बनाता जाए। इसीलिए अलास्का को $7.2 मिलियन के प्राइस पर यूएसए ने रशिया से खरीद लिया था। और ऐसे ही पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक टेरिटरी किंगडम ऑफ हवाई पर यूएसए ने कब्जा भी कर लिया था। और ऐसा करते करते 1900s तक यूएसए एक बहुत ही बड़ा देश बन चुका था। और जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी टेरिटरी उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज, उतने ही ज्यादा लोग, उतनी ही बड़ी जीडीपी और उतनी ही पावरफुल कंट्री। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका बड़ा और बड़ा होता चला गया। दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई और ये दोनों वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुई थी, जहां पर यूरोपियन कंट्रीज आपस में ही लड़े जा रही थी और यूएसए दूर बैठकर सिर्फ सब कुछ देख रहा था। ये लड़ाई यूएसए की जमीन पर तो नहीं हो रही थी, लेकिन यूएसए के कई सोल्जर्स भी इस वॉर में उतरे थे। और इसी वजह से इन वॉर के होने के बाद भी यूएसए की इकोनॉमी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट पूरी दुनिया में यूएसए एक ऐसी लौती कंट्री थी जिसने इन वर्ल्ड वॉर से प्रॉफिट कमाया। इन्होंने इतने हथियार यूरोपियन कंट्रीज को बेचे और उनसे इतना प्रॉफिट कमाया, लेकिन इन हथियारों से यूरोप में तबाही मची। और इन वॉर्स की वजह से जब यूरोपियन कंट्रीज ने नोटिस किया कि इनकी इकोनॉमी तो वीक पड़ती जा रही है, तो इन्होंने यूएस डॉलर्स खरीदने शुरू कर दिए, क्योंकि यूएस डॉलर भी उस वक्त एक स्टेबल करेंसी थी और यूएस भी उस वक्त काफी स्टेबल था। और सिर्फ इसी वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती चली गई। और फिर 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड पर थी, तो सारी एलाइड कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से लिंक कर देंगे और यूएस डॉलर को लिंक कर देंगे गोल्ड से। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी एलाइड कंट्रीज ही जीत गई, जिसके बाद यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी बन गया। और फिर 1950 के बाद 2 बड़ी सुपर पावर बनकर निकली, अमेरिका और सोवियत यूनियन। और यहां से शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। यूएसए और सोवियत यूनियन की जो ये जंग चल रही थी, इसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। इन्होंने डायरेक्ट वॉर न लड़के एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी, और ये वॉर थी दोनों देशों की आइडियोलॉजी के बीच। और ये दोनों देश इस वॉर को एक दूसरे की जमीन पर नहीं लड़ते थे, बल्कि दूसरे देशों में जाकर लड़ा करते थे। जिन जिन देशों में यूएसए को लगता था कि यहाँ की सरकार उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, यानी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मानती है, वहां की सरकार में यूएसए इंटरफेयर करता था और सरकारें गिरा देता था, या तो ऑपोजिशन को फंडिंग करके या फिर टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करके। अफगानिस्तान में जाकर तालिबान को फंडिंग करी ताकि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस वहां ना फैल सके। और ऐसे ही कई अलग अलग देशों की कहानियां निकलकर सामने आती हैं कि अमेरिका ने किस तरीके से उनकी सरकारें गिराई और कैसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग भी की। और इतने सारे देशों में डायरेक्टली
इनडायरेक्टली पॉलिटिकली इंटरफेयर करने के बाद कई देश अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गए, जिस वजह से अमेरिका और ज्यादा पावरफुल होता चला गया। और जो ये कोल्ड वॉर चली थी, इसकी वजह से इन्होंने काफी ज्यादा पैसा अपनी मिलिट्री पर भी स्पेंड करा, जिसकी वजह से इनकी मिलिट्री आज पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। अमेरिका में कई प्रेसिडेंट्स आए, जिनमें से कुछ मिलिट्री पावर बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देते थे और कुछ पीसफुली अलायंसेस बनाने पर ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन कुछ इंटरनल रीजंस भी है अमेरिका के ग्लोबल पावर बनने के पीछे, जैसे कि फॉरेन टैलेंट्स को अट्रैक्ट करना और उनको पूरा सपोर्ट करना। एल्बर्ट आइंस्टाइन और इलॉन मस्क और ना जाने कितने सारे लोग जो कि अमेरिकन है भी नहीं, लेकिन उनको अमेरिका में अपॉर्चुनिटी मिली और इन्होंने अमेरिका की जीडीपी में भी काफी कंट्रीब्यूट किया। पर फिर भी अमेरिका के टॉप 1% अनइक्वल देशों में से आता है। यहाँ पर भी टॉप 1% के पास 45% वेल्थ है। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, एजुकेशन सिस्टम आउट ऑफ बजट है और एक आम इंसान का यहाँ रह पाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं अमेरिका के बारे में। तो ये था दुनिया का सबसे पावरफुल देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में डिस्कस जरूर करना। मैं आप लोगों से मिलता हूं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।